हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन, इस अध्याय को जो सो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने वाला है, लेकिन आप जो सो पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं तब क्या होगा कि आप अच्छा से इस चैप्टर को जो सो समझ पाएंगे। अगर पूरा वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, तब जो सो आप नहीं समझ पाएंगे। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है सो प्रश्न उत्तर का, इसका जो क्वेश्चन आंसर का जो सो वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है, इस कारण से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना दिया है। इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जरूर देख लीजिएगा। और प्रश्न उत्तर को भी इस अध्याय मतलब इस वीडियो को देखने के बाद प्रश्न उत्तर को भी जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है, समझिएगा। इस अध्याय का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन। यानी कि हमें भूमि के बारे में जानना है और प्राकृतिक जो वनस्पति हैं और मृदा है, जल है और वन जीव संसाधन है, इनके बारे में हमें जानना है। इस अध्याय के माध्यम से इन्हीं के बारे में हम जो सो क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। समझिएगा क्या कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है झारखंड के एक छोटे से गांव में बुधनी अपनी माता पिता एवं दो भाइयों के साथ रहती है। एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ रहती है, उसका नाम बुधनी है। आगे कहा जाता है उसका परिवार पास के जंगल से दतवन पत्ते, लकड़ी तथा जंगली फल, केंदुआ और बेर जामुन को इकट्ठा कर बाजार में बेचकर भरण पोषण करते हैं। ठीक है, यानी कि जंगल के पास रहते हैं और जंगल से जो सो अपना क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं। जैसे जंगल में जो फल उगते हैं, फल जो लगते हैं, उसे ही जो सो वह बेचकर अपना जो सो भरण पोषण करते हैं। आगे कहा जाता है बुधनी भी अपनी माँ की मदद करती है और उसका परिवार घर के आसपास की पथरीली भूमि पर केवल बरसात के मौसम में मोटा अनाज, मक्का और राई ही उगा पाता है, जो साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। और आगे कहा जाता है कि जो उसका माँ है और उसके जो परिवार हैं, सब मिलकर जो सो बरसात के मौसम में एक ही खेती कर पाते हैं, जो कि उनके घर जहाँ वहाँ पथराली इलाका है और वहाँ एक ही अनाज कर पाते हैं, दो अनाज, एक जो सो मक्का और राई। और इस तरह से उनके दो अनाज करने से जो सो दो फसल उगाने से उनका साल भर का भरण पोषण नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा झारखंड का एक छोटा सा जो सो क्या बोल सकते हैं, एक जगह का जो सो एक स्थान का बारे में बताया गया है, जो एक स्टूडेंट के माध्यम से, एक विद्यार्थी के माध्यम से बताया गया है। अब अगला हमारा है, कहा जाता है गुरमीत जो पंजाब जो गुरमीत केर पंजाब के एक गांव में रहती है। जिस प्रकार झारखंड में जो सो बुधनी थी, उसी प्रकार अब गुरमीत भी पंजाब के रहने वाली है। ठीक है, आगे कहा जाता है गाँव में रहती है और गाँव की ज़मीन समतल है। कहाँ का, पंजाब का गांव का जो ज़मीन है वह क्या समतल है, लेकिन झारखंड का पठारी इलाका है। आगे कहा जाता है उसके पिता के पास 10 एकड़ का एक फार्म हाउस है, जिसमें धान एवं गेहूं के साथ अन्य फसल का भी उत्पादन आधुनिक विधि से होता है। और फार्म हाउस में फलों का एक बागान है तथा एक डेयरी फार्म है। और गांव में एक नहर भी है और गुरमीत प्रतिदिन स्कूल जाती है। कहा जाता है कि इसी प्रकार से पंजाब में रहने वाली एक स्टूडेंट है, जो कि उसका घर में 10 एकड़ का ज़मीन है और उसमें जो है सो वह क्या बोल सकते हैं, फसल भी उगाती है और आधुनिक तरीके से, यानी कि अभी जो टेक्नोलॉजी है उस तरीके से वह जो सो उगाती है। और उस फार्म हाउस में लगभग जो सो 1 एकड़ में बाग लगा हुआ, बागान फलों का बागान लगा हुआ है और डेयरी फार्म भी है। और वह बच्ची जो सो स्कूल भी प्रतिदिन जाती है। कौन, जो सो गुरमीत, जो पंजाब की रहने वाली है। आगे कहा जाता है बुधनी और गुरमीत भारत के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके परिवार के जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता और मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, जैव संसाधन की भिन्नता के कारण है। आइए इन संसाधनों तथा इनके उपयोग के बारे में चर्चा करें। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो गुरमीत है और जो बुधनी है, आखिर दोनों भारत का है, लेकिन अगर जो ये सब का लोकेशन, जो स्थान चेंज होने से क्या हो रहा है कि वहाँ का जो पर्यावरण का वातावरण है और वहाँ के जो वनस्पति हैं वो भी चेंज हो जा रहा है। जैसे कि झारखंड में पठारी इलाका है और
पंजाब में समतल इलाका है, ठीक है। तो पठारी इलाके में खेती जो सो सिर्फ बरसात के मौसम में बुधनी कर पाती है, लेकिन जो गुरमित है जो पंजाब में रहने वाली है वहाँ समतल इलाका है, समतली क्षेत्र है, जहाँ जो है सो वह हमेशा 12 महीना जो है सो यानी कि प्रत्येक महीने जो सो वह फसल लगा लेती है, कुछ ना कुछ फसल। और इस प्रकार से उसका भरण पोषण और बुधनी का भरण पोषण और गुरमित का भरण पोषण में बहुत ही डिफरेंट पाया जाता है, ठीक है। वह जो सो अपने भरण पोषण अपने खेत से ही कर लेती है गुरमित, लेकिन जो सो बुधनी जो सो वह नहीं कर पाती है, क्योंकि पठारी इलाके में 1-2 ही फसल उगा पाती है। आगे कहा जाता है भूमि, लैंड कहा जाता है भूपृष्ठ से कुछ कुल क्षेत्र का लगभग 30% भाग भूमि है। पूरे भूपृष्ठ पर अगर देखा जाए तो 30% क्षेत्र क्षेत्रफल ऐसा है जो कि भूभाग है। आगे कहा जाता है फिर भी भूमि का सभी भाग आवास योग्य नहीं है, और भूमि का सभी भाग जो 30% पूरा विश्व में पूरा पृथ्वी का जो 30% रहने लायक जो जगह है वहाँ भी जो सो बहुत इस स्थान पर रहने लायक जगह आवास योग्य जगह नहीं है। कहा जाता है भूमि और जलवायु में भिन्नता होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है, और उबड़ खाबड़ स्थलीयकृत पहाड़, दलदल, मरुस्थल एवं सघन वन क्षेत्र विरल एवं निर्जीव है, और उपजाऊ मैदान एवं नदी घाटियों में कृषि के उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और उपयुक्त कारणों में परिणाम स्वरूप ही राजस्थान के थल मरुस्थल और झारखंड के सरंडा वन जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है, जबकि गंगा मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक पाया जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि हमारा जो पृथ्वी का कुल 100% में से 30% रहने का जगह है, लेकिन वहाँ भी जो 30% में कहीं कहीं जो रहने लायक जगह नहीं है। और उसी में अगर देखा जाए तो कहीं मरुस्थल है, कहीं क्या है, कहीं जो सिर्फ वन है, और कहीं दलदल है, और कहीं पहाड़ी इलाका है, और कहीं पठारी, और कहीं उबड़ खाबड़ इलाका है। और आगे कहा जाता है कि हमारे झारखंड में जो सरंडा वन है जो वह जनसंख्या में अधिक जमा है। लेकिन फिर आगे कहा जाता है कि जबकि गंगा के मैदान भाग में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, गंगा के जो समतलीय भाग है मैदानी भाग में वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब अगला है हमारा, ये आपने भूमि को देख लिया, अब हमारा है भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग समझिएगा। कहा जाता है भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जो हमारा भूमि है, अगर भूमि ना हो तो क्या हम भूमि के बिना रह सकते हैं? यही जो सब अनेक प्रकार के फसल उत्पादन करते हैं और उसे ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन कहाँ, भूमि पर ही। तो हमारे लिए भूमि क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। आगे कहा जाता है इसका उपयोग विभिन्न कार्य जैसे कृषि, वाणिज्य, वनिक और खनन, गृह निर्माण, सड़क और उद्योग की स्थापना के लिए होता है। किसका? भूमि का उपयोग। और आगे कहा जाता है भूमि उपयोग भौगोलिक, धरातल, जलवायु और मृदा, मानवीय जनसंख्या और प्रौद्योगिकी कारणों पर निर्भर करता है। किसी भी देश के भूमि उपयोग से उसका आर्थिक स्थिति अनुमान लगाया जा सकता है। और अगर भूमि का उपयोग जो सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भूमि का उपयोग आप देख सकते हैं जैसे कि कृषि करने के लिए, खनन करने के लिए, और सड़क बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए, ये सब में जो सो भूमि का उपयोग बहुत अधिक है। और बहुत ऐसे स्थान पर होते हैं जो आप सोचकर अपने दिमाग में जो सो कॉपी पर, नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और आगे कहा जाता है कि किसी भी देश का जो भूमि है, भूमि कितना उपयोगी है उसे देखकर उसका आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। अब समझिएगा, कहा जाता है विश्व एवं भारत में भूमि उपयोग प्रतिशत। विश्व और भारत में जो सो कितना प्रतिशत भूमि उपयोग है और भारत में कितना है, ये समझिएगा। विश्व में देखा जाए तो कृषि योग्य भूमि 11% है, पूरा विश्व का बात कहा जा रहा है। और चारागाह ये 30%, भूमि का ये 30% में से बताया जा रहा है, ठीक है। और 30% जो सो, और 30% हमारा चारागाह 26% है, और वन जो सो 31% है, और अन्य देखा जाए तो 32% है पूरे विश्व में। अब अगला आता है भारत में, ठीक है। समझिएगा, भारत में जो है सो कृषि योग्य भूमि 57% है, और चारागाह भूमि 4% है, और वन जो सो 22% है, और अन्य जो सो 70% है। तो इस प्रकार से पूरे भारत और पूरे विश्व में कितना भूमि उपयोगी भूमि है, कितना कृषि भूमि है, कितना वन क्षेत्र भूमि है, और कितना अन्य है, ये आप समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है ऊपर दी गई सारणी के आधार पर एक दंड रेखा बनाइए एवं विश्व के प्रति क्षेत्र में भारत
के भूमि उपयोग की तुलना कीजिए और आप एक इसे क्या कीजिए अपने कॉपी में या कहीं भी नोट करके इसे आप जो है सो एक दंड आरेख के द्वारा इसे खींचने का प्रयास कीजिए। आगे कहा जाता है स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया है। अगर स्वामित्व का क्या होता है, स्वामित्व यानी कि किसका अधिकार है, उसके अधिकार पर अगर देखा जाए स्वामित्व के अधिकार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया है, एक निजी भूमि और दूसरा सामुदायिक भूमि। निजी भूमि क्या होता है, जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। समझिए, निजी भूमि व्यक्तिगत के अधिकार में होता है, जबकि सामुदायिक भूमि पर पूरे समाज का अधिकार होता है। अगर निजी का अर्थ क्या होता है कि आपका पर्सनल है, लेकिन पूरा समाज का है तो वहाँ पूरा ग्रुपिंग का है, पूरे उस गांव का है, पूरा उस क्षेत्र का है, इस प्रकार से उस पर अधिकार होता है। ठीक है, अब आगे कहा जाता है जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। ऐसी बात है, भूमि का उपलब्धता जो सो सीमित है, लेकिन जनसंख्या के कारण जो सो भूमि का मांग बहुत अधिक है और सीमित भूमि उपलब्धता के बावजूद इसका उपयोग भी भिन्न भिन्न कार्य में होता है और भूमि उपयोग का एक भाग बंजर भूमि का भी है और जबकि दूसरा भाग गैर कृषि परियोजना के लिए उपयोग में लाई गई भूमि का बंजर भूमि में पहाड़ों की चट्टान, सूखी हुई भूमि एवं मरुस्थल भूभाग शामिल किया जाता है। और अगर देखा जाए तो इसके अंदर बहुत तरह का भूमि को ऐड किया जाता है, जैसे कि मरुस्थलीय भूमि, चट्टान, सूखी हुई भूमि, ये सब जो सो इसी के अंदर जो सो आता है। आगे कहा जाता है गैर कृषि कार्यों में भूमि का उपयोग बढ़ती हुई जनसंख्या अपनी आवश्यकता के अनुरूप बस्ती में निर्माण करके सड़क मार्ग, रेल मार्ग, उद्योग धंधे में को बढ़ावा देती है। जहाँ जो है सो अगर देखा जाए जिस इलाके में खाली होती है वहाँ उद्योग बना दिया जाता है। इस प्रकार से भूमि का उपयोग किया जाता है। आगे कहा जाता है औद्योगिकरण और व्यापारिक क्रियाकलापों को बढ़ाने आदि कार्यों में करती है और इस कारण आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में साफ परिवर्तन दिखाई पड़ता है और लंबे समय में लगातार भूमि संरक्षण के साथ साथ इसके प्रबंधन का भी हम अवहेलना करते आ रहे हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि इस प्रकार से देखा जाए तो हमें भूमि का संरक्षण बहुत ही अनिवार्य हो गया है और इसका संरक्षण और प्रबंधन हम लोग जो सो नहीं कर रहे हैं, यानी कि अवहेलना कर रहे हैं कि भूमि का क्या संरक्षण करें। और कहा जाता है इसके साथ साथ हम भूमि के उपयोग हेतु अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप करते आ रहे हैं, यानी कि भूमि पर जो सो हम लोग क्या विशेष रूप से कोई ध्यान नहीं देता है और इसे जो है सो क्या बोल सकते हैं यूजलेस की तरह हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, यानी कि उपयोगिता की तरह नहीं, अनुपयोगिता की तरह हम लोग जैसे इसे उपयोग करते हुए आ रहे हैं। और आगे कहा जाता है परिणाम स्वरूप भू संसाधन के निम्नकरण को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है और जो भू संसाधन होता है उसे जो सो निम्नलिखितकरण में जो सो बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। और आगे कहा जाता है आज वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, कि वन भूमि और जो कृषि योग्य भूमि है उसका बहुत ही बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। ठीक है, आगे कहा जाता है इससे इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है और बहुमूल्य संसाधन हमारे हैं जब भूमि को नष्ट हो रहा है और जो सो कृषि योग्य भूमि जो सो भी नष्ट हो रहा है। और आगे कहा जाता है इस कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ रही है, अतः इसका संरक्षण अवश्य है और संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। जाने की आवश्यकता है और वनोरोपण, अतिचरण पर रोक, रासायनिक कीटनाशक का कम प्रयोग, उर्वरक का कम उपयोग और खनन के बाद खाली खदानों को भरना आदि इन सामान्य उपयोगों के मध्य में हम काफ़ी हद तक भूमि को संरक्षण प्रदान करते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि हम भूमि को जिस प्रकार यूजलेस की तरह यूज कर रहे हैं उसे हम उस प्रकार हम उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि भूमि में जो सो हम क्या करते हैं अधिक उर्वरक दे रहे हैं किसके लिए, कि हमारा पैदावार फसल का अधिक हो और कहीं खदान बनाया जा रहा है और उस खदान को फिर से भरा नहीं जा रहा है तो क्या हो जा रहा है वो भूमि भी जो सो हमारे लिए उपयोगी नहीं जो सो यूजलेस हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से तो हम भूमि को उपयोगी रखें, ना कि उसे यूजलेस करके छोड़ें। अगर हम यूजलेस करके अभी हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है हमारे आने वाली पीढ़ी जो सो फिर
अगर आने वाले पीढ़ी के लिए अगर हम भूमि को यूजलेस करके छोड़ देते हैं तो आने वाला पीढ़ी जो सो फिर जो उपयोगी भूमि है उसे उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उसके लिए उस भूमि को उपयोगी भूमि ना छोड़कर हम यूजलेस कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि उपयोग ना करने लायक हम कर दे रहे हैं, तो कैसे यूज कर पाएगा। अब देखिए भूमि का संरक्षण के तरीके समझिएगा। वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए भूमि के संरक्षण के लिए। रासायनिक कीटनाशकों जो उर्वरक होते हैं जो फसल में दिया जाता है पैदावार अधिक करने के लिए, उसका उपयोग कम करना चाहिए। फिर आगे कहा जाता है अतिचरण पर रोक करना चाहिए, और खनन के बाद खाली खननों को भराना जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, अगर खनन होने के बाद अगर खदानों को नहीं भराते हैं, जैसे कि कोयला का खदान है, पत्थर का खदान होता है, तो अगर उसे हम लोग नहीं भरवा देते तो क्या होगा, वह भूमि जो सो क्या होता है हमारा जो सो बेकार पड़ जाता है, खाली मतलब यूजलेस हो जाता है। अब अगला हमारा है मृदा सॉल्ट। कहा जाता है मृदा की ऊपरी परत ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। जो मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम मृदा कहते हैं। ठीक है, भूमि का भूपृष्ठ का जो ऊपरी परत होता है। और आगे कहा जाता है जो देखिए, अब थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से यहाँ तक बता देता हूँ कि मृदा किसे कहा जाता है, याद रखिएगा कि भूपृष्ठ की जो ऊपरी परत होती है उसे मृदा कहते हैं। बस ये ध्यान में रखिएगा अगर आपको कोई पूछ लेता है तो। आगे कहा जाता है जो पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए मध्यम प्रदान करती है, और मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज कणों तथा जैव पदार्थों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, और मृदा के प्रकार स्थलीयकृत से तथा मृदा की उर्वरकता जैव पदार्थ एवं खनिज के मिश्रण से निर्धारित होता है। और मृदा का जो सो उर्वरक जैव पदार्थ एवं खनिज से जो सो मिश्रण का क्या होता है, निर्धारित होता है। अब आगे देखिए कहा जाता है मृदा निर्माण के कारण। मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायु और स्थलीकृत जैव पदार्थ की भूमिका तथा मृदा संगठन में लगे समय है, और अलग अलग स्थानों में ये कारण अलग अलग होते हैं। किसका, मृदा निर्माण के कारण जो होते हैं वो। अगला कहा जाता है मृदा परिच्छेदक। मृदा की ऊपरी परत के आधार चट्टान तथा तीन संस्कृत होते हैं जिनका रंग एवं संगठन अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ किस प्रकार से मृदा होती है ये समझिएगा। देखिए क्या कहा जाता है, फर्स्ट में कहा जाता है हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी परत मृदा, और बालू गद्दे वाले कले के साथ उप मृदा, और अपक्षैतिज चट्टान पदार्थ और जनक चट्टानें। ठीक है, इस प्रकार से मृदा परिच्छेदक होता है। अब आगे देखिए कहा जाता है मृदा के इन संस्करणों के अनुपृष्ठ काट को भी हम मृदा परिच्छेदक कहा जाता है, और इन चीज़ों को भी जो सो मृदा परिच्छेदक कहा जाता है। आगे कहा जाता है मृदा का रंग आधार चट्टान के रंग पर निर्भर करता है, और चित्र 2.3 में मृदा परिच्छेदक का प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आप वहाँ देख सकते हैं। आगे कहा जाता है इसमें सबसे ऊपरी परत में हुमस को दिखाया गया है, और हुमस का निर्माण जीव जंतु तथा वनस्पति के सड़ने गलने से होता है, और यह मृदा का सबसे उपजाऊ परत होता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि मृदा का जो सबसे ऊपरी परत होता है वह जो सो हुमस का होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो सड़े गले पत्ते होते हैं और सड़ गल के जो सो कुछ बनते हैं, वह जो समय एक अच्छा हमें क्या करते हैं, उर्वरक बन जाता है, और उस पर उपजाऊ अधिक होता है। ठीक है, जो मृदा का ऊपरी परत होता है। अब अगला कहा जाता है झारखंड में मृदा वर्गीकरण। झारखंड का ज़्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा जो कोयला दामोदर और ब्राह्मणी खटाई एवं सरनेखा नदी का उद्गम स्थान भी है, जिनके जल क्षेत्र ज़्यादातर झारखंड में है, और मृदा वर्गीकरण के अनुसार प्रदेश की ज़्यादातर भूमि चट्टान एवं पत्थरों के अपरदन से बनी हुई है, और इन्हें इस प्रकार उप विभाजित किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर झारखंड की अगर आप देखा जाए तो झारखंड के अधिक जो मृदा है और भूमि है वह अधिक किसी से चट्टानों और पत्थर से मिलकर बनी हुई है। अब समझिएगा, कहा जाता है लाल मृदा। फर्स्ट आता है हमारा लाल मृदा। कहा जाता है ये मिट्टी ज़्यादातर दामोदर घाटी एवं राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। जो लाल मृदा है झारखंड में दामोदर क्षेत्र वाली और जो सो राजमहल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अगला हमारा है मायुक्त मृदा। ये कोडरमा
माइका युक्त जो माइका होती है उस मतलब जो माइका नहीं जानते हैं, जो चमकदार वाली पदार्थ होती है उसे माइका कहते हैं और उसका उपयोग बहुत जगह पर किया जाता है, जो कि झारखंड के कोडरमा, झुमरी, तिलैया और बड़का गांव एवं जो है सो बड़का गांव एवं मदरा पर्वत के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जो हमारा माइका युक्त मृदा होती है। अब अगला है बालुई मृदा। ये ज़्यादातर हजारीबाग एवं धनबाद क्षेत्रों की भूमि में पाई जाती है बालुई मृदा। अब अगला आता है काली मृदा। ये राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। और अगला है लेक्टाइट मृदा। ये मृदा रांची के पश्चिमी हिस्से और पलामू, संस्थाल आदि परगना के कुछ पश्चिमी हिस्सों में जैसे कि पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो झारखंड में कौन मृदा कहाँ पाया जाता है। तो लाल मृदा आप याद रखिएगा दामोदर नदी घाटी में, और माइका युक्त मृदा कोडरमा, झुमरी, तिलैया। ठीक है, अगला बालुई मृदा, ये ज़्यादातर हजारीबाग और धनबाद में, और काली मृदा राजमहल के क्षेत्र में, और लेक्टाइट मृदा रांची और पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में पाया जाता है। बस इतना आपको याद रखना है कि कौन मृदा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अगला कहा जाता है मृदा का निर्माण। जब मृदा की उत्पकता और घटती है तो मृदा का निम्नीकरण होता है, और सामान्य मृदा का निम्नीकरण तब होता है जब मृदा अपरदित होती है, और मृदा में जल का अभाव होता है अथवा मृदा का प्रदूषण हो सकता है। और मृदा में भी जो सो प्रदूषण होता है, कैसे, जैसे कि अगर अधिक प्लास्टिक जो हम लोग उपयोग करते हैं उसे फेंक देते हैं तो मृदा को क्या करती है, प्रदूषित करती है। उसे डस्टबिन में फेंक के एक जगह जो सो उसे जला देना चाहिए। ठीक है, तब वह मृदा को प्रदूषित नहीं करेगी। आगे कहा जाता है मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारण। जो मृदा में निम्नीकरण आने की मृदा को क्या बोल सकते हैं, खराब होने से रोकने की जो सहायता करती है वो समझिए। कहा जाता है वनोन्मूलन, अतिचरण और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों को अत्यधिक उपजाऊ और वर्षा दोहन और भूखंडल और बाढ़, ये सब से जो सो मृदा क्या होता है हमारा जो सो बह के, जैसे कि अधिक वर्षा होता है तो अधिक वर्षा से मृदा बह के जो सो क्या होता है चला जाता है। और वनोन्मूलन यानी कि पेड़ पौधे का अगर हम कटाई कर देते हैं तो पेड़ पौधे क्या करता है, मृदा को पकड़ के रखता है, क्योंकि उसका जड़ जो होता है पेड़ पौधे का वो मृदा को पकड़ के रखता है। और अगर पेड़ पौधा ना हो तब क्या होता है कि वह जो सो मृदा को बहा के जल ले जाता है। ठीक है, जो बारिश होता है तब। आगे कहा जाता है मृदा संरक्षण की प्रमुख निम्न विधियाँ लिखें। तो देखिए सबसे पहले आता है समोच्च रेखाएं जुताई। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे प्लेलिस्ट का वीडियो नहीं देखे हैं, जो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ उस पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो इस अध्याय के और सारे अध्याय के जो ज्योग्राफी के हैं सारे अध्याय के जो सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर का वीडियो है, और क्या बोल सकते हैं आपके क्लास के साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है और गणित है, सबके ऑब्जेक्टिव प्रश्न अधिक से अधिक जो सो प्लेलिस्ट पर डाला हुआ है। तो आप हमारे जो सो प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी कारण से मैं जो सो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाकर जो सो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, और प्लेलिस्ट को आप एक बार देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आपने प्लेलिस्ट को देख लिया होगा,
तो हम आगे आगे बढ़ते हैं। अब जो सो क्या कहा जाता है, समोच्च रेखाई जुताई। समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है इस विधि में ढालू स्थान पर समोच्च समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा और रेखाओं पर बाड़ मेड़ बनाकर एवं लंबे ढाल को छोटे छोटे भागों में बदल दिए जाते हैं, जिसका कारण पानी एक साथ तेजी से कटाव ना करके विभिन्न स्थानों पर समान जाता है। ठीक है, अगला हमारा रक्षत मेड़ लाए। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों से लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन को बचाया जा सके, और इसके लिए मरुस्थलियों के विस्तार पर भी रोका जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि मृदा को अधिक अपरदन ना हो, इस कारण से जो सो क्या किया जाता है, जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ अधिक पेड़ पौधा लगाया जाता है। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से इतने सारे पेड़ पौधा किस प्रकार से लगाए जा रहे हैं। अब अगला देखते हैं। अगला कहा जाता है फसल अंत अवतरण। ठीक है, कहता है भूमि का एक टुकड़ा पर विभिन्न फसलों के कर्म उत्पादन द्वारा मृदा की उत्पादकों को बनाए रखा जाता है। जैसे धान अथवा गेहूं के बाद दलहन चारे की फसल उगाई जाती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब हम खेत में फसल उगाते हैं, जैसे कि धान और गेहूं उगाते हैं, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि हमें और किसी प्रकार का फसल नहीं लगाना चाहिए, नहीं, तुरंत ही आप जो सो दलहन फसलें लगा दें, जैसे कि दाल वाले फसलें जो होते हैं उसे लगा दें। तो क्या होता है, इससे मृदा की उर्वरक जो है सो बनी रहती है, उर्वरक शक्ति क्या होती है, बनी रहती है। अब अगला है नियंत्रण पशुचारण। इसके अंतर्गत पशु के चारे के लिए कुछ क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाने चाहिए, और इस तरीके को अपनाने से घास की वृद्धि होती रहती है, अतः साथ ही साथ मृदा रक्षण में भी रुकावट आती है, और इससे मृदा रक्षण में भी क्या होती है, रुकावट आती है। और झारखंड में मृदा का अपरदन आप देख सकते हैं, बारिश के समय में किस प्रकार से मृदा जो है सो बह के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। देखिए, कहा जाता है झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ा समस्या है। झारखंड में जो मृदा का अपरदन वर्षा के दिनों में होता है, ये बहुत ही बड़ा समस्या है। और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली बार वर्षा होती है, तब किसान खेत की जुताई करता है। ठीक है, और उसके बाद कुछ दिन तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है, और उस समय जब तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है, और जब भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियाँ बहकर चली जाती है। क्या होता है, जैसे देखिए झारखंड में तो लोग फसल के लिए जो सो प्राकृतिक पर आश्रित हैं, बारिश के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, जब फर्स्ट वर्षा होता है तो क्या होता है कि तो खेत को जुताई करा देते हैं, और फिर जब जो सो बारिश नहीं होता है तो वह खेत सूख जाता है, और खेत सूख जाने के बाद जब हवा तेज चलता है तो सब मृदा को उड़ा के ले जाता है। और क्या होता है कि जब भारी वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा तेज वर्षा होती है, तो फिर मृदा को जो सो बहा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और इस प्रकार से झारखंड का जो हमारा मृदा अपरदन का बहुत ही गंभीर समस्या है। आगे कहा जाता है, इस तरह के झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन इस प्रकार झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। और इस प्रकार का अपरदन जिसमें मृदा की ऊपरी परत बह के हट जाती है, चादरी अपरदन करते हैं। यानी कि जो मृदा का ऊपरी परत हट जाता है उसे हम चादरी अपरदन, यानी कि ऊपर का जो परत हटता है, इसी कारण से हम चादरी अपरदन इसे क्या कह देते हैं। ठीक है, आगे कहा जाता है झारखंड में चादरी अपरदन का एक गंभीर समस्या है। यानी कि जो मृदा का ऊपरी परत जो सो अपरदन हो जाता है वर्षा के दिनों में या हवा से, तो इसकी यह जो सो बहुत ही गंभीर समस्या है झारखंड में। आगे कहा जाता है तिरु पठारी ढाल वाले क्षेत्र जल का वेग अधिक होने से तिरु कटान होता है, और इससे जो सो अवनाहित अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और इससे जो सो हमें बहुत ही अनेक प्रकार की मृदा में देखा जाए तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब अगला हमारा है वाटर, जल। कहता है जल एक बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है। यानी कि नवीकरण का अर्थ क्या होता है, जो समाप्त नहीं होता है। तो जल हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। अगर नवीकरण संसाधन के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा
जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का जो आपका है उसमें संसाधन के बारे में बताया गया था। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस अध्याय का भी जो सो लिंक दे दिया जाता है, आप उस अध्याय को भी जरूर एक बार देख लीजिएगा, फर्स्ट अध्याय को। और देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सीरीज बाय सीरीज देखते आएँ, जिससे पहले फर्स्ट अध्याय को देखें, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस प्रकार अगर आप देखते आएंगे तो क्या होगा कि आपको एक आने की समझ में आते जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है। और अगर पहला चैप्टर नहीं पढ़ते हैं और आप डायरेक्ट दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि दूसरा चैप्टर जो होता है वो पहले चैप्टर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसी कारण से पहला अध्याय पढ़ने से दूसरा अध्याय या दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पहला अध्याय पढ़ना चाहिए। सब चैप्टर एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जल हमारा लिए क्या है, एक बहुमूल्य संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, और देश के सामाजिक आर्थिक विकास को मूल धारणा देती है। और मनुष्य भोजन के बिना महीनों तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना एक सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। और मानव को जीवित रहने के लिए वायु के बाद दूसरा जल का स्थान है, और पृथ्वी के भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। कहने का अर्थ ये बनता है कि पृथ्वी का जो 70% भाग जो है सो क्या है, जल से भरा हुआ है, और इसी कारण से हम जल ग्रह भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है। और कहा जाता है लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि 3.5 वर्ष करोड़ पहले महासागर में जो है सो जीवन का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और महासागरों का जल लवणीय और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। जो हमारे समुद्र का जो जल है वो जो सो हमारे उपयोग के लिए नहीं, क्योंकि उसमें जो सो खारापन होता है उस जल में। फिर आगे कहा जाता है कि इसका लगभग 70% जो है सो बर्फ और चादर के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है जल का। ठीक है, और आगे कहा जाता है, समझिएगा कि अपनी स्थिति के कारण इसका उपयोग मनुष्य बहुत कम कर पाता है, और इस तरह केवल 1% लवण जल ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। 1% जल जो है सो वो उतना ही जल जो है सो मनुष्य जो सो अलवणीय जल है, यानी कि पूरे पृथ्वी पर देखा जाए तो 1% मात्र ऐसा जल है जिसे पीने योग्य जल है, मीठा जल है। ठीक है, और पूरा जो है सो लवणीय जल से भरा हुआ है। आगे कहा जाता है भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में वायुमंडल में जल वर्षा के रूप में पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक बहुमूल्य पदार्थ है, यानी कि जो पृथ्वी पर सबसे बहुमूल्य पदार्थ अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जल है। ठीक है, और है जल, वायु, ये सब जो सो बहुमूल्य पदार्थ है। आगे कहा जाता है यह वाष्पीकरण और वर्षा और जलवाहु की प्रक्रिया द्वारा महासागर और भूमि पर पुनः महासागर के चक्रण द्वारा जो सो गतिशील है, और जिसे जल चक्र हम कह देते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, जल चक्र कह देते हैं। आगे कहा जाता है जल। अब हमारा अगला है जल उपलब्धता की समस्या। देखिए जल एक चक्रीय एवं नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और जल जो सो हमारा क्या एक नवीकरणीय संसाधन है, और इसका आपूर्ति की एक निश्चित सीमा है। और पृथ्वी पर जल आज की उपलब्धता उतना ही है जितना कि आज के 2000 वर्ष पहले था, परंतु पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या के तीव्र वृद्धि और कृषि के विकास तथा सिंचाई के विस्तार, उद्योगों तथा नवीकरण के जल में मांग के आभुरता और वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जल की उपलब्ध के लिए बहुत ही कमी है। यानी कि कहने का अर्थ ये बनता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो सो कृषि में और अनेक प्रकार जगह जो सो उद्योग में और पीने योग्य जल में जो सो अधिक जल का खर्च हो रहा है, जिसके कारण से जो सो जल की कमी की जो सो समस्या देखी जा रही है। अगला कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है जल का उपयोग। अगला पॉइंट है, कहा जाता है कि का और खा से स्पष्ट है कि धारातलीय एवं भौम जल का सार्वजनिक उपयोग कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए किया जाता है, और सिंचाई के अतिरिक्त मत्स्य पालन और जो अच्छा जल है उसका जो है सो मत्स्य पालन, बागनी और आदि किया जाता है। और तीव्र आर्थिक विकास के कारण औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में जल का उपयोग नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। और आप यहाँ समझ सकते हैं कि कृषि योग कितना है, उद्योग में कितना हो रहा है और घरेलू में कितना हो रहा है। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हमारा कृषि में जो सो 89% उपयोग हो रहा है, और
जो हमारा उद्योग है उसमें जो सो 2% उपयोग में आ रहा है, और घरेलू में जो घरेलू कार्यों के लिए हुआ 2% उपयोग है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये हमारा धारातल जल का उपयोग है। ठीक है, धारातल। और अगला हमारा भूमिगत जल, जो भूमि के ऊपर है। ठीक है, उसमें समझिए भूमिगत जल में कृषि का जो सो 92% उपयोगी है, और घरेलू के लिए 5%, घरेलू के लिए सॉरी वो उद्योग के लिए 5% और घरेलू के लिए 3% है। आप यहाँ इस प्रकार में देख सकते हैं ग्राफ में। ठीक है, अब समझिएगा पहला कहा जाता है हमारा यहाँ जल संसाधनों का संरक्षण। देखिए, पहला वर्षा जल, दूसरा हमारा है जो सो धारातल जल का संरक्षण, और तीसरा सिंचाई पद्धति में परिवर्तन, और आगे देखिए कहा जाता है जल का पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग, और अगला है डोभा का निर्माण, और छठा हमारा है समुद्र जल का उपयोग। ठीक है, इस प्रकार से जल का जो सो संरक्षण इतने प्रकार से किया जाता है, जल संसाधनों का संरक्षण इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे देखिए कहा जाता है जल संसाधनों का संरक्षण। जल संसाधन का तात्पर्य जल के अनावश्यक उपयोग को कम करना। ठीक है, यानी कि जो जल संसाधन का अर्थ सीधे सीधे क्या जाता है कि जहाँ जल का आवश्यकता नहीं हो वहाँ जल का उपयोग जो सो कम से कम करें, यानी कि आपका आवश्यकता भी है लेकिन जल का उपयोग जो सो आप कम से कम कीजिए। अब कम से कम कैसे कर सकते हैं समझिए। कहा जाता है कि जल स्रोतों को बचाना तथा अवशिष्ट जल को पुनः चक्रण कर उपयोग में लायक बनाना, और जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जल को बढ़ती हुई मांग को पूरा करना तथा जल के स्रोतों को बचाना, और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। और सही बात है कि अगर अभी देखा जाए तो अगर हम जल संसाधन को लेकर अगर चिंतित ना हो तो आने वाली समस्या में हमें पीने लायक जल मिलना भी जो सो बहुत ही क्या हो जाएगा, किल्लत हमें झेलना पड़ेगा। कहा जाता है वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए, और वर्षा जल को छत पर टंकी बनाकर संग्रहित किया जाता है, और वर्तमान समय इसे सुरक्षा करने का एक जो सो प्रमुख तकनीक वर्षा जल संग्रह कहते हैं, और तथा तहत संग्रह जल में उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि जो हमारा वर्षा का जल होता है उसे जो सो संग्रह करके रखना चाहिए, और क्या होता है अगर आप उसे संग्रह करके रखते हैं तो क्या होगा कि आप उसे बाद में अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, तो उससे भी जो समय बहुत फायदा होगा। अगला है धारातीय जल के संरक्षण हेतु वृक्षों की कटाई को रोकना तथा वृक्षारोपण प्रमुख उपज, और वृक्ष के जड़ तथा जल के प्रवाह को धीमा कर भूमिगत होने में सहयोग। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो हमारा वृक्षारोपण है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और धारातल के जो जल हैं उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और अगला पॉइंट है सिंचाई के नए तकनीक का प्रयोग, जैसे छिड़काव सिंचाई की बूंद सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि जो सिंचाई होता है एक हम लोग क्या करते हैं, जो नहीं हम लोग पास उतना टेक्नोलॉजी अभी नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं पाइप के माध्यम से जो है सो जल को पटाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे में। लेकिन जो अधिक टेक्नोलॉजी जहाँ आ गया है वहाँ क्या किया जाता है कि बूंद के माध्यम से जो है सो ड्रॉप के माध्यम से जल को जो सो छिड़काव किया जाता है, जिससे जल का भी नुकसान कम होता है और जल अच्छा तरह से फसल में जो सो दिया भी जाता है। समझ आगे कहा जाता है चाहिए, और जल एक चक्रीय संसाधन है, अतः बर्बाद हुए जल का पुनः चक्र कर उसे उपयोग लायक बनाया जा सकता है, और जल का जो सो पुनः लायक उसे पीने लायक बनाया जा सकता है। आगे कहा जाता है झारखंड सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं, और इसमें डोभा का निर्माण एवं महत्वपूर्ण उपाय हैं, और डोभा के तहत छोटे आकार के गड्ढे का निर्माण किया जाता है, उसमें वर्षा का जल संग्रहित होता है, और जिसका उपयोग खड़ी फसल को बचाने तथा पशुओं के लिए किया जा रहा है। और जनसंख्या चित्र इतना में संरक्षण के उपाय दिखाया गया है। कहने का अर्थ ये बनता है कि झारखंड में अगर जल संरक्षण का देखा जाए तो हमारा बहुत ही गंभीर समस्या है, और झारखंड में जल संरक्षण को लेकर जो सो डोभा का निर्माण किया जाता है, और डोभा के निर्माण से क्या होता है कि जल संरक्षण जो सो होता है। ठीक है, यानी कि डोभा का अर्थ क्या होता है कि छोटे तौर पर क्या किया जाता है, गड्ढे का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है प्राकृतिक, समझिएगा अगला पॉइंट है हमारा, अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। वनस्पति और
और अन्य अन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति और जो वन्य जीव जो हमारे लिए हैं बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। और वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे को लेकर छोटे छोटे घास सम्मिलित होते हैं और पौधे से इमारती तथा अन्य कार्य के लिए लकड़ी का प्राप्त होता है। सही बात है, अगर पौधे से देखा जाए तो हमें लकड़ी प्राप्त होता है और बहुत से कार्यों के लिए पौधे का उपयोग, लकड़ी का उपयोग हम करते हैं। आगे कहा जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो सो ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं और जिससे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। और वनस्पति मृदा को संरक्षण करता है और जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, मृदा को संरक्षण करके रखते हैं, अपने जड़ से जो सो मृदा को पकड़ के रखते हैं और जब वर्षा होती है तब उस मृदा को बहने नहीं देती है और मृदा का भी इस प्रकार से अपरदन नहीं हो पाता है। और आगे कहा जाता है जिससे मृदा का उर्वरकता बनी रहती है और वन जीव जंतु को अच्छे स्थान प्रदान करती है और साथ ही साथ पर्यावरण एक पारितंत्र को संतुलन करने में सहयोग प्रदान करता है। और वनस्पति एवं वन्य जीवों में विकसित प्रकार के उत्पाद प्राप्त होती है और इसमें उद्योग के लिए कच्चा माल, औद्योगिक औषधि तथा घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं प्रमुख है। कहने का अर्थ ये बनता है जब हम वनों से जो हमें औषधि भी प्राप्त होता है और कच्चा जो मटेरियल होता है जैसे कि लकड़ी हो गया और फल फूल जो हमें मिलते हैं वो भी जो हमें जंगल से ही मिलते हैं। तो जंगल हमारे लिए क्या है, बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। आगे कहा जाता है कि शंकुधारी जो वन होते हैं उसमें पाए जाने वाला मुलायम लकड़ी की लुगना की कागज का निर्माण किया जाता है और विभिन्न प्रकार के फल, औषधि और तारपीट तेल और गोंद आदि प्राप्त वनों से ही होता है। और वन्य जीवों से हमें मांस, चमड़ा और ऊन आदि की प्राप्ति होता है। और झारखंड में पाए जाने वाले वनों में से हमें 2 प्रकार के उत्पाद मिलते हैं जिसमें से मुख्य उत्पाद एक गोंद है। ठीक है, गोंद जो सो झारखंड में एक मुख्य उत्पाद है जो हमें वन्य से मिलते हैं। और मुख्य उत्पाद के अंतर्गत साल, सागवान, शीशम, सेम, खेर आदि की कीमती एवं उपयोगी लकड़ी पाई जाती है। और गोंद उत्पन्न वनों से सीधे प्राप्त ना होकर अक्षय रूप से प्राप्त होता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि झारखंड में जो ये सब हमारे महंगे वृक्ष हैं कौन कौन, साल जो है, सागवान है और शीशम और खेर, ये सब पेड़ जो है हमारे बहुत ही महंगे पेड़ होते हैं इनके लकड़ी। ठीक है, आगे कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति का विवरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जलवायु एवं मृदा की विभिन्नता के कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। और विश्व में पाए जाने वाले वनस्पति को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। और जो विश्व में पाए जाने वाले जो वनस्पति होते हैं उसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। समझिएगा किन 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कहा जाता है फर्स्ट है हमारा वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा हमारा गुल्मा जिसे हम झाड़ी कहते हैं और टुंडा प्रकार की वनस्पति। और आगे कहा जाता है भारी वर्षा वाले क्षेत्र में घने जंगल पाए जाते हैं। और कांगो बेसिन अफ्रीका तथा अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जो वन का आपको आगे बताया गया है। और जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है और वृक्षों का आकार और उसकी जो सघनता कम हो जाती है, जैसे जैसे आकार कम होती जाती है तो वृक्षों की सघनता है वह जो जंगल की जो घनापन है वह कम होती जाती है। और आगे कहा जाता है समान वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे छोटे आकार वाले वृक्ष पाए जाते हैं और उगते हैं। और विश्व में अनेक घास स्थलों का बहुत ही ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। अब आगे हमारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतु का अक्षय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। और जलवायु में परिवर्तन एवं मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे एवं जंतु के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कहीं भी हस्तक्षेप कर देता है तो जो प्राकृतिक आवास जो होते हैं जीव जंतु का वो जैसे क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। और बहुत सी जातियाँ असुरक्षित अथवा संकटपन और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। और वनों के विनाश के अनेक कारण हैं और इस कारणों से वनों मूल और
जो सो मृदा अपरदन और निर्माण कार्य, जंगल में आग लगना और ये जो सो जंगल में आग लगना, ये सब हमारे लिए जो सो एक विनाशकारी रूप पैदा करता है। और आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि भारत में वन वन प्राणी निचय, आप देख सकते हैं वन प्राणी के लिए इस प्रकार का इंडिकेट है, ठीक है। और पक्षी अवक्षय के लिए इस प्रकार का इंडिकेट है। और अगला हमारा है नेशनल पार्क। इस प्रकार से आप देख के समझ चुके होंगे कि कहाँ नेशनल पार्क है, कहाँ हमारा जो सो पक्षी अवक्षय और वन प्राणी अवक्षय कहाँ है। इस प्रकार से देख के आप समझ लीजिएगा। अब आगे कहा जाता है ऋतु उत्पन्न होते ही विश्व के अनेक भाग, यूरोप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंडोनेशिया आदि में वनों में आग लगने की घटना होती है। जब आग लगने की, कैसे गर्मी ऋतु अगर आता है तो कैसे ग्रीष्म ऋतु आता है तो आग लगने की समस्या जो सो जंगल में बढ़ जाती है। और इससे जो सो आप देखेंगे कि कभी कभी आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि यह जंगल में से जो सो आग लग गया। और जो जंगल में आग लगने का जो एक प्रमुख कारण होता है वो टहनियों के घर्षण के कारण से होता है। आगे कहा जाता है भारत में उत्तरी पूर्व राज्य जैसे कि सिलवटी और हिमाचल पश्चिम घाट पर्वतों में यह समस्या ज़्यादा देखा जाता है भारत में। और आगे कहा जाता है वनों में आग लगने का मुख्य कारण है ग्रीष्म ऋतु में परिपक्व टहनियों का आपस में टकराना। जो सो टकराता है तो क्या होता है, घर्षण से आग लगता है। तथा पर्यटकों द्वारा, जो पर्यटक जंगल में जो घूमने जाते हैं उसके द्वारा ज्वलनशील पदार्थ जो होता है उसे उपयोग करके वहीं फेंक देने से जंगल में आग लग जाता है। और झारखंड के जंगलों में भी आग लगने की समस्या है। और इसका एक कारण जंगली उद्योग जैसे कि शहद, साल के बीज, महुआ बीज आदि जो सो संग्रह करना, ये सब जो सो क्या होता है, इसी के कारण से हमारा जंगल में आग लगता है। आप देखिए ये हमारा जानने योग्य बात है, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि आपको 1 नंबर के प्रश्न में ज़्यादा पूछा जाता है। आपके क्वेश्चन में तो 1 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाएगा। कहा जाता है बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लातेहार जिला में है। कहाँ है? बेतला नेशनल पार्क झारखंड के लातेहार जिला में जो एक राष्ट्रीय पार्क है। और आगे कहा जाता है जानने योग्य बातें, भारत वन जीव संरक्षण अधिनियम जो सो 1972 में बनाया गया, ठीक है। यानी कि वनों को संरक्षण करने के लिए जो नियम बनाया गया वह जो सो 1972 में बनाया गया। अब आगे कहा जाता है वनों के कटने से वन जीव पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। और इससे वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास में कमी आई और मानव द्वारा अनाधिकृत शिकार करने की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे कुछ खास प्रजाति की संख्या तेजी से कमी आई। और वन जीवों का शिकार पशु घास, चमड़ा, नाखून, दांत और पंख, सिंग आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो मनुष्य है वह जो सो क्या कर रहा है, वन को भी दोहन कर रहा है, वन के जीवों को उसे मार कर अपने को शिकार बनाता है, उसके शिकार बना को खाता है। प्लस में क्या हुआ कि उसके बाल हो गए, उसके खाल और उसके सींग दांत को बेचकर जो सो मुनाफा अच्छा कमाता है। और इसमें जो सो वन प्राणी है उसकी संख्या में हमें कमी देखने को मिलती है। आगे कहा जाता है यह गैर कानूनी है। इसमें कुछ जंतु जिनका शिकार किया जाता है और चीता, शेर, हाथी ये सब का जो सो शिकार अधिक किया जाता है। आगे कहा जाता है विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलाप से अनेक प्रजातियों पे प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है और अनेक पक्षी और जीव जंतु अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए हैं या तो वह विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि मनुष्य उसे मार मार के क्या कर रहा है, खत्म करने पर जो है सो जुड़ चुका है। आगे कहा जाता है पर्याप्त संतुलन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना होगा। और इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान वन यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में जो है सो उन जीवों को लाकर रख देने से क्या होगा कि उनके जो सो जाति है वह बच जाते हैं, नहीं तो मनुष्य उसे मार के ख़त्म कर देते हैं। और इस पर बहुत ही कठोर नियम बनाया जाता है कि अगर आप किसी भी जानवर को मारते हैं तो आपको इतना दिन की सज़ा हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से नियम बनते हैं। आगे कहता है 1972 में अधिनियम का उद्देश्य वन जीव को अजैव शिकार या व्यापारियों द्वारा रोक लगाने और भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जो सो 1972 में हुई। और
राष्ट्रीय पार्क की स्थापना होने के बाद जो सो जीव जंतु को कुछ राष्ट्रीय पार्कों में लाके रखा गया। ठीक है, आगे कहा जाता है 1973 में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई और इस तरह से वन संरक्षण के लिए देश भर में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। यानी कि देश भर में जो सो 18 जीवमंडल यानी कि जीव जंतु को बचाने वाले जो सो क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे हम चिड़िया खाना या कुछ और बोलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आगे कहा जाता है तमिलनाडु की स्थापित की गई और जीवमंडल क्षेत्र जो सो नंदा देवी और मन्ना की खाड़ी, सुंदरवन और कंचनजंगा में आदि स्थापित किया गया है। इन जगहों पर जो हमारा जीव उद्यान है उसे स्थापित किया गया। आगे कहा जाता है प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यों को जैसे सामाजिक वानिकी की महत्व और प्रस्तुत करना चाहिए और स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने और कैंपिंग यानी कि स्कूल के बच्चे होते हैं उसे इन सब बातों को बताना चाहिए कि हमें जंगल से बहुत ही लाभदायक है और उन्हें देखने के लिए जो हमारा चिड़िया खाना होता है, उन्हें जू घर होता है उसे देखने के लिए लेना चाहिए। आगे कहा जाता है वन जीवों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिपट एक हमारा बनाया गया और इसमें राष्ट्रीय जीव जंतु उसे सेफ रखने के इसमें बात कही गई है। ठीक है, और इस प्रकार से जो आपका यह अध्याय है, सेकेंड अध्याय यह अध्याय समाप्त होता है। भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन, यह अध्याय समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।